आज की इस चर्चा में स्वागत है। हम राजस्थान के इतिहास के एक अहम पहलू पर नजर डाल रहे हैं जो अक्सर बड़ी राजनीतिक घटनाओं की छाया में रह जाता है। यहाँ के किसान आंदोलन, ये वो संघर्ष थे जिन्होंने जमीनी स्तर पर मतलब बदलाव की नींव रखी। हमारे पास जो जानकारी है वो 19वीं सदी के आखिर से लेकर समझ लीजिए भारत की आज़ादी के आसपास तक कई किसान संघर्षों का ब्यौरा देती है। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम लिस्ट बना दें कि कब क्या हुआ, हम समझना चाहते हैं कि इन आंदोलनों के पीछे की ताकतें क्या थीं, किसानों का रवैया कैसे बदला और उनका असर कितना गहरा रहा। लगभग सभी संघर्षों में कुछ बातें कॉमन दिखती हैं। जमीन का भारी लगान, तरह तरह के टैक्स जिन्हें लागबाग कहते थे, और बेगार। हाँ, बेगार यानी बिना मजदूरी के जबरदस्ती काम करवाना। बिल्कुल, ये सब उस व्यवस्था का हिस्सा थे जहां जागीरदार मतलब स्थानीय शासक या बड़े जमींदार और रियासतें किसानों का शोषण करती थीं। एक आंकड़ा तो चौंकाता है बिजोलिया का। वहां कहते हैं किसानों पर 86 किस्म के लागबाग थे। 86, हाँ। तो चलिए इसी दौर के शुरुआत से बात करते हैं, जब पहली चिंगारियां भड़कीं। 1897 के आसपास दो अहम आंदोलन शुरू हुए। पहला बीकानेर राज्य में। वहां क्या खास था? हाँ, बीकानेर रियासत का वो फड़कूस इलाका था। वहाँ वजहें तो मतलब सीधी थी, लगान बहुत ज्यादा था और ऊपर से वो बेगार का बोझ। और ये सब तब हो रहा था जब इलाके में अकाल पड़ा हुआ था, प्राकृतिक आपदा का समय था। किसानों की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन रियासत ने कोई राहत नहीं दी। तो फिर किसानों ने क्या किया? स्थानीय किसानों ने ही इसका नेतृत्व किया और हजारों किसानों ने मिलकर लगान देने से साफ मना कर दिया। अच्छा, ये तो बड़ी बात रही होगी उस समय। हाँ, बहुत बड़ा कदम था। दुख की बात यह है कि आंदोलन के दौरान एक किसान की मृत्यु भी हो गई। इससे मामला और भड़क गया। तो इसका असर क्या हुआ फिर? देखिए, फौरन कोई बहुत बड़ी जीत तो नहीं मिली। टैक्स में थोड़ी मामूली सी राहत मिली, लेकिन इसका असर मनोवैज्ञानिक था, बहुत बड़ा था। इसने दिखाया कि किसान अब चुपचाप सब सहने वाले नहीं हैं। उनमें एक तरह की, आप कह सकते हैं, राजनीतिक चेतना जाग रही थी। ये आगे के आंदोलनों के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर रहा था। और इसी साल 1897 में ही एक और आंदोलन शुरू हुआ जो इतिहास में बहुत मशहूर हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन। ये तो करीब 44 साल चला, 1941 तक। हाँ, बिजोलिया। इतना लंबा क्यों चला ये? बिल्कुल, बिजोलिया जो मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना मतलब जागीरदारी इलाका था, उसका आंदोलन अपने आप में एक मिसाल है। इसके इतने लंबे चलने की कई वजहें थीं। एक तो जैसा आपने कहा, शोषण की इंतहा थी। वो 86 तरह के टैक्स। 86? या आंकड़ा ही मतलब? हाँ, सोचिए, तलवार बंधाई कर यानी नया जागीरदार गद्दी पर बैठे तो टैक्स दो, चोरी कर, बेटी की शादी करो तो टैक्स दो, यहां तक कि पानी इस्तेमाल करने पर, चारागाह पर, हर चीज पर लागबाग। बाप रे, तो किसानों के पास बचता क्या होगा? सही बात है, कुछ नहीं। ऊपर से जागीरदार का रवैया भी बहुत कठोर था। क्या ये 86 टैक्स की कोई लिस्ट है? मतलब किस किस तरह के टैक्स थे ये? सिर्फ लगान ही नहीं था? नहीं, लगान तो मुख्य था ही। उसके अलावा ये अनगिनत लागबाग थे। हर मौके का टैक्स। फसल का हिस्सा तो देना ही है, फिर नकद लाग अलग से, जानवरों पर टैक्स, त्योहारों पर टैक्स। जागीरदार के घर कोई शादी ब्याह, कोई और कार्यक्रम हो तो उसका खर्च भी किसानों से वसूला जाता था। तो ये 86 का आंकड़ा शायद थोड़ी अतिशयोक्ति लगे, पर ये उस बेरहम वसूली का प्रतीक है जो किसानों की कमर तोड़ रही थी। इसीलिए बिजोलिया में गुस्सा इतना ज्यादा था और संघर्ष इतना लंबा खिंचा। जाहिर है, इतने लंबे संघर्ष में नेतृत्व भी कई हाथों में रहा होगा। शुरू किसने किया? हाँ बिल्कुल, शुरुआत में साधु सीताराम दास जैसे स्थानीय नेता थे, उन्होंने आवाज उठाई। फिर 1916 के आसपास विजय सिंह पथिक जुड़े। हाँ, पथिक जी का नाम तो बहुत आता है। हाँ, वो बाहरी थे, लेकिन उन्होंने किसानों को बहुत असरदार तरीके से एकजुट किया, आंदोलन को एक नई दिशा दी, संगठन बनाया। बाद में माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिबाबू उपाध्याय जैसे बड़े नेता भी इससे जुड़े। वर्मा जी जैसे नेता वहीं के थे, तो आंदोलन को जमीनी मजबूती भी मिली। तो अलग अलग नेताओं की वजह से ये आंदोलन इतने लंबे समय तक टिका रहा। हाँ, कह सकते हैं, सबकी अपनी भूमिका थी। और उनकी रणनीति क्या थी? मतलब 44 साल तक आंदोलन चलाया कैसे? रणनीति भी समय के साथ बदली। शुरू में तो याचिकाएं दी, अर्जियां दी। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो किसानों ने मिलकर तय किया कि खेती ही नहीं करेंगे। खेती छोड़ दी। हाँ, जमीनें परती छोड़ दी। फिर ऊपरमाल पंचबोर्ड नाम से अपनी किसान पंचायत बनाई। वो अपने फैसले खुद लेते थे। अच्छा, अपनी पंचायत? हाँ,
और कर न देने का आंदोलन तो चला ही। फिर विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी का जो अखबार था प्रताप, उसमें बिजोलिया के बारे में खूब लिखा। तो इसकी आवाज पूरे देश तक पहुंची, गांधी जी तक भी बात गई। ये सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं रहा, नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा होने लगी। तो 44 साल का संघर्ष, नतीजा क्या निकला आखिर? क्या ये लड़ाई सफल रही? हाँ, बिल्कुल सफल रही। शायद उस दौर का सबसे कामयाब किसान आंदोलन था ये। 1941 में जाकर समझौता हुआ। क्या मिला किसानों को? लगभग सभी लाग-बाग खत्म कर दिए गए, बेगार प्रथा खत्म हुई, लगान की दरें भी कम हुई और किसानों को जमीन पर कुछ अधिकार भी मिले। ये तो बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। लेकिन इसका महत्व सिर्फ पैसों या टैक्स की राहत तक नहीं था। इसने राजस्थान के बाकी किसानों को हिम्मत दी, उन्हें रास्ता दिखाया कि हाँ, लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। बिजोलिया एक प्रतीक बन गया। तो बिजोलिया की इस सफलता ने जरूर दूसरे इलाकों को भी हिम्मत दी होगी। 1920 के दशक में आंदोलन फैलता हुआ सा लगता है, जैसे 1921 का बेंगू किसान आंदोलन। हाँ बिल्कुल, बिजोलिया की आग फैली। बेंगू, जो चित्तौड़गढ़ का एक ठिकाना था, वहां भी किसानों ने लगान बढ़ाने और जागीरदार के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई। अच्छा। यहाँ भी विजय सिंह पथिक का मार्गदर्शन मिला। किसानों ने बिजोलिया वाला रास्ता ही अपनाया, सत्याग्रह और टैक्स ना देना। क्या बेंगू में भी बिजोलिया जैसी ही सफलता मिली? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ, आंशिक सफलता मिली। कुछ मांगे मान ली गईं। लेकिन खास बात यह थी कि इसने दिखाया कि बिजोलिया कोई अकेली घटना नहीं है। किसान अब संगठित होकर चुनौती दे रहे हैं। बेंगू में एक दुखद घटना भी हुई थी। सरकारी बलों ने किसानों पर गोली चला दी थी, जिसमें 2 किसान थे, रूपाजी और कृपाजी धाकड़, वो शहीद हो गए। ओहो। पर इससे आंदोलन दबा नहीं, बल्कि किसानों का इरादा और पक्का हो गया। ये तो मैदानी इलाकों की बात हुई। राजस्थान में तो आदिवासी समुदाय भी बहुत है। क्या उन इलाकों में भी ऐसे आंदोलन हुए? आपने डूंगरपुर आंदोलन का जिक्र किया था। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। 1920-30 के दशक का डूंगरपुर आंदोलन, ये मुख्य रूप से भील आदिवासी समुदाय पर केंद्रित था। यहाँ क्या मुद्दे थे? क्या वही लगान और बेगार? वो तो थे ही, भारी लगान और बेगार, लेकिन साथ में वन कानून, शराब बनाने पर रोक और कुछ सामाजिक सुधारों से जुड़े मुद्दे भी थे। इसका नेतृत्व किया मोतीलाल तेजावत ने। वो खुद आदिवासी नहीं थे, पर आदिवासियों में बहुत लोकप्रिय थे। उनके आंदोलन को एक ही आंदोलन भी कहते हैं, या भोमट भील आंदोलन। एक ही आंदोलन मतलब एकता का आंदोलन? हाँ, एकता। उन्होंने भीलों को एकजुट किया। ये आंदोलन दूसरों से कुछ अलग था। यहाँ आदिवासी पहचान और सामाजिक सुधारों का पहलू ज्यादा मजबूत था। तेजावत ने उनमें एक आत्मसम्मान जगाया। अच्छा। उन्होंने नारा दिया, न हाकिम न हुक्म, मतलब न हम शासक का आदेश मानेंगे न टैक्स देंगे। अरे वाह। लेकिन इस आंदोलन को दबाया भी बड़ी क्रूरता से गया। नीमड़ा गांव में एक सभा हो रही थी, उस पर गोलीबारी हुई, बहुत से भील मारे गए। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, इसके बावजूद आंदोलन ने भील समुदाय में जबरदस्त राजनीतिक चेतना पैदा की और कुछ हद तक टैक्स में राहत भी मिली। तेजावत तो एक लोकनायक बन गए। और इसी दौर में बूंदी में भी आंदोलन हुआ था। हाँ, 1923 के आसपास बूंदी का बरड़ इलाका। वजहें यहां भी वही थीं, ज्यादा लगान, लागबाग, बेगार। पंडित नयनुराम शर्मा जैसे नेताओं ने आवाज उठाई। यहां भी डाबी नाम की जगह पर किसानों की सभा पर गोली चली, उसमें नानक जी भील शहीद हुए। मतलब रियासतें हर जगह दबाने की कोशिश कर रही थीं। बिल्कुल, लेकिन विरोध की आवाज दब नहीं रही थी। इन आंदोलनों से बेगार प्रथा में कुछ कमी तो आई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1930 के दशक में शेखावाटी इलाके का सीकर किसान आंदोलन, ये भी काफी सुना है। इसकी क्या खासियत थी? सीकर आंदोलन कई वजहों से अहम था। शेखावाटी इलाके में जाट किसान काफी बड़ी संख्या में थे और वो जागरूक भी ज्यादा थे। अच्छा। नहीं, सिर्फ आर्थिक नहीं थे, सामाजिक सम्मान का सवाल भी बहुत बड़ा था। जब संगठन मजबूत था तो उनकी रणनीति भी कुछ अलग रही होगी। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सभाएं की, लगान देने से साफ इनकार कर दिया और जयपुर रियासत पर दबाव बनाया, क्योंकि सीकर जयपुर के तहत ही आता था। यहाँ एक और खास बात थी, महिलाओं की भागीदारी। किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल में एक बहुत बड़ा महिला सम्मेलन हुआ था। महिलाओं का सम्मेलन? ये तो बड़ी बात है उस जमाने में। हाँ, बहुत बड़ी बात। इस आंदोलन को सर छोटू राम जैसे भारी नेताओं का भी समर्थन मिला और कवि कन्हैयालाल सेठिया जैसे लोगों ने अपनी कविताओं से जोश भरा। तो सीकर आंदोलन का नतीजा क्या रहा? क्या संगठन का फायदा मिला?
बिल्कुल मिला। संघर्ष लंबा चला, कई बार दमन भी हुआ, लेकिन आखिरकार किसानों को कई टैक्स में रियायत मिली। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि शेखावटी के किसानों की जो संगठित शक्ति थी, उसे रियासत और जागीरदारों को मानना पड़ा। इसने जाट समुदाय में एक राजनीतिक चेतना और आत्मविश्वास बहुत बढ़ाया। 1930s के दशक में और भी कई जगहों पर हलचल दिखती है, जैसे अलवर, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा। क्या ये सब भी इसी कड़ी का हिस्सा थे? हाँ, कमोबेश ये सभी आंदोलन उन्हीं कारणों से हुए। टैक्स का बोझ, बेगार, एडमिनिस्ट्रेटिव अन्याय। अलवर में आचार्य नरेंद्र देव और किशनलाल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई, हालांकि वहां भी दमन हुआ। झालावाड़ में हरिभाऊ उपाध्याय के मार्गदर्शन में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। अच्छा, प्रजामंडल भी अब सक्रिय हो गए थे? हाँ, प्रजामंडल, जो रियासतों में राजनीतिक सुधारों के लिए बने जन संगठन थे, वो अब किसान आंदोलनों में भी भूमिका निभाने लगे थे। झालावाड़ में उन्हें बेगार खत्म करवाने में कामयाबी मिली। ये माणिक्यलाल वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय जैसे नाम बार बार आ रहे हैं। लगता है कुछ नेता कई आंदोलनों से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, ये उस दौर के बड़े सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वो एक आंदोलन से दूसरे आंदोलन तक जाते थे, किसानों को रास्ता दिखाते थे, हिम्मत बंधाते थे। प्रतापगढ़ में वर्मा जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। शाहपुरा, जो भीलवाड़ा में है, वहां पथिक जी और उपाध्याय जी जुड़े। उदयपुर मेवाड़ इलाके में भी 1930-40 के दशक में वर्मा और उपाध्याय के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन चला। उसका क्या नतीजा रहा? नतीजा अच्छा रहा। बेगार प्रथा खत्म हुई और किसानों के अधिकारों में सुधार हुआ। इन नेताओं ने ये बहुत जरूरी काम किया कि जो अलग अलग जगहों पर संघर्ष चल रहे थे, उन्हें एक बड़ी सोच से जोड़ा। तो इन सभी आंदोलनों का अगर हम एक सार निकालना चाहें, क्या मुख्य बातें समझ आती हैं? कई अहम चीजें दिखती हैं। पहली बात तो ये कि शोषण का जो पैटर्न था वो लगभग एक जैसा था। बहुत ज्यादा लगान, अनगिनत लाग बाग और बेगार, ये उस सामंती व्यवस्था की ही देन थी जो किसानों को निचोड़ रही थी। सही। दूसरी बात, विरोध जो था वो धीरे धीरे संगठित होता गया। शुरू में शायद कहीं कहीं अपने आप भड़क उठता होगा, लेकिन फिर बिजोलिया जैसे लंबे योजनाबद्ध संघर्ष हुए, सीकर जैसे संगठनात्मक आंदोलन हुए। ये विकास दिखता है। हाँ, संगठन बनता गया। तीसरी बात, नेतृत्व का महत्व। स्थानीय नेता तो थे ही, लेकिन पथिक, वर्मा, उपाध्याय जैसे जो बड़े नेता थे, उन्होंने आंदोलनों को दिशा दी, उन्हें टिकाए रखा, और प्रजामंडलों जैसे राजनीतिक संगठनों की भूमिका भी बढ़ती गई। और नतीजों के लिहाज से देखें तो क्या ये आंदोलन सफल माने जाएंगे? देखिए, सफलता मिलीजुली थी। बिजोलिया एक बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। सीकर ने किसानों की संगठित ताकत को साबित किया। कई दूसरी जगहों पर आंशिक राहत मिली, कुछ टैक्स कम हुए, बेगार या तो खत्म हुई या कम हुई। लेकिन हर जगह बड़ी जीत नहीं मिली। नहीं, हर जगह नहीं, कई बार बहुत क्रूरता से दमन भी हुआ। पर शायद सबसे बड़ा फायदा आर्थिक राहत से ज्यादा राजनीतिक था। राजनीतिक फायदा, वो कैसे? इन आंदोलनों ने किसानों को बोलना सिखाया, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। उनमें एक जबरदस्त राजनीतिक चेतना आई। इसी चेतना ने आगे चलकर राजस्थान के एकीकरण और लोकतंत्र की स्थापना के लिए जमीन तैयार की। एक और बात, विरोध के तरीके ज्यादातर अहिंसक थे। सत्याग्रह, टैक्स न देना, सामूहिक बहिष्कार। हाँ, गांधीवादी प्रभाव लगता है। हाँ, गांधीवादी प्रभाव भी झलकता है। हालांकि ये तरीके शायद पहले से भी कुछ हद तक मौजूद थे। ये देखना वाकई बहुत प्रभावित करता है कि कैसे अलग अलग कोनों में किसान लगभग एक जैसे जुल्मों का सामना करते हुए आवाज उठा रहे थे और धीरे धीरे ही सही पुरानी व्यवस्था की जड़ों को हिला रहे थे। ये सिर्फ टैक्स कम करवाने की लड़ाई नहीं लगती, बल्कि अपने वजूद और सम्मान की लड़ाई ज्यादा महसूस होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ पेट की लड़ाई नहीं थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई भी थी। सोचिए, जिस समाज में किसानों को सिर्फ हुक्म मानने वाला समझा जाता था, वहां उनका संगठित होकर ना कहना, हाँ, ये अपने आप में एक क्रांति थी। उनकी जो हिम्मत थी, उनका जो सामूहिक एक्शन था, वो असाधारण था। ये दिखाता है कि कितना भी जमा हुआ अन्याय क्यों ना हो, आम लोग अगर संगठित हो जाएं तो लड़ सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है इस पूरी चर्चा से? इस पर सोचा जा सकता है। हम इन आंदोलनों को अक्सर आर्थिक मांगों के नजरिए से देखते हैं, लगान कम हो, बेगार खत्म हो, ये जरूरी था, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, जब 1930 या 1940 के दशक में बिजौलिया का या सीकर का या डूंगरपुर का एक किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था, टैक्स देने से मना कर रहा था,
अपनी पंचायत के फैसले मान रहा था। तो उसके लिए आज़ादी या स्वराज का मतलब क्या रहा होगा? क्या ये सिर्फ जागीरदार के जुल्म से छुटकारा था, या इसमें एक नागरिक के तौर पर अपनी पहचान बनाने की, अपनी आवाज़ बुलंद करने की शुरुआत भी छुपी थी? भारत को औपचारिक स्वतंत्रता मिलने से बहुत पहले इन संघर्षों ने जमीनी स्तर पर अधिकार और नागरिकता की भावना को कैसे गढ़ा होगा? ये सोचने वाली बात है। वाकई सोचने के लिए गहरा बिंदु है ये। इसी विचार के साथ आज राजस्थान के किसान आंदोलनों पर हमारी ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है।